चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया लेक्चर जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। नया चैप्टर है बेटा, ठीक है। देखो ये रासायनिक इक्विलिब्रियम जो होता है, रासायनिक साम्यावस्था होता है, उसी की तरह का चैप्टर है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो वहाँ पर अणु बन रहे थे और यहाँ पे क्या होंगे, आयनों का निर्माण होगा, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम कहाँ होगा बेटा अपना, आयनिक अभिक्रियाओं के बीच। कहाँ आ जाएगा हमारा, आयनिक अभिक्रियाओं के बीच में जो आएगा उसे हम बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम कह देंगे, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम जो होगा हमारा वो आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे बात करते हैं, जैसे कि कोई आयन बन गया, जैसे हम अम्ल क्षार बोल देंगे भाई HCl हो गया, ठीक है। या कोई आपका दुर्बल अम्ल हो गया तो उनके बीच में बनने वाला जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम। हालांकि HCl जो होता है वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। लेकिन इसके संतृप्त विलयन के बारे में बात करेंगे तो ये भी क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, साम्यावस्था में आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें वही है, बस यहाँ पर क्या होगा, आयनों का निर्माण हो जाएगा। वो बंद पात्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विलयन अवस्था में खुद एक क्या होता है, बंद पात्र की अवस्था में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होगी कि पदार्थ यानी सब्सटेंस कितने प्रकार का होता है। थोड़ा पदार्थ या जो सब्सटेंस जो होता है उसका अगर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं मेनली, ठीक है। थोड़ा पदार्थ जो होता है वो अपना मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। सब्सटेंस में दो टाइप का होता है। एक होता है अपना विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और दूसरा होता है बेटा हमारा विद्युत अनपघट्य, ठीक है। विद्युत अनपघट्य जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों टर्म को समझना पूरे चैप्टर में काम आएगा ये, ठीक है। देखो विद्युत अपघट्य बेटा हमारा वो होता है जो क्या होता है कि हमारे विलयन में घुलकर, ठीक है, विलयन अवस्था में या जलीय माध्यम में, ठीक है, विलयन अवस्था में या जलीय माध्यम में वो आयनों का निर्माण करता है। विद्युत अपघट्य कौन होता है, जो विलयन अवस्था में या जलीय माध्यम में या उसकी गलित अवस्था में, ठीक है, विलयन अवस्था या गलित अवस्था में आयनों का निर्माण करता है, जिन आयनों के कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। तो जो विलयन अवस्था यानी कि जलीय माध्यम में, विलयन अवस्था यानी कि जल में, वह गलित अवस्था में, गलित अवस्था में आयनों में वियोजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। आयनों में टूट जाता है, टूट जाता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। पासों में आगे ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। और उसके उल्टा हम विद्युत अनपघट्य बोल देंगे, ठीक है। इनमें ऐसा कार्य नहीं होंगे। जो विलयन अवस्था में, गलित अवस्था में टूटकर आयनों का निर्माण नहीं करते वो हमारे क्या होंगे, विद्युत अनपघट्य कहलाएंगे। तो जो आयनों का निर्माण, आयनों का निर्माण नहीं करे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत अनपघट्य कहलाएंगे। भाई आयन नहीं बनाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित भी नहीं हो सकती। अब इसके उदाहरण हम देख लें तो इसके उदाहरण हमारे पास में हो सकता है जैसे, हाँ जी, वापस एक बार दोहरा देता हूँ मैं, क्या पढ़ाया था अपन, विद्युत अपघट्य वो अनपघट्य समझा रहा था, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य हमारे बेटा वो होते हैं जो हमारे जल में घुलकर क्या बनते हैं, आयनों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य बोलेंगे। जैसे कि हमारा NaCl हो गया। अब बात करते हैं ये NaCl है, ठीक है। तो गलित अवस्था में जलीय माध्यम घोलते हैं तो क्या बनाता है, Na+ आयन का निर्माण करता है और क्या बनाता है, Cl- आयन का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है बेटा हमारा आयन का निर्माण होता है। उससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। जैसे मैंने दूसरा बताया कि H2O, तो बेटा H2O में भी क्या होता है, आयनों का निर्माण तो होता ही है। तो H+ आयन, OH- आयन,
अभी अपनी गलित अवस्था में क्या होता है, आयन बनता है, लेकिन हालांकि आयन बहुत कम मात्रा में बनते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जैसे कि अपना हो गया एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये क्या बना रहा है हमारा, आयन का निर्माण कर रहा है। NaOH, Na+N OH माइनस हो गया बेटा हमारा, NH4Cl हो गया हमारा। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, हमारा आयनों का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आयनों का निर्माण करता है उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर बेटा। चलो, डाउट। और विद्युत अनपघट्य जो आयनों का निर्माण ही नहीं करेगा, और आयनों का निर्माण नहीं करेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं तेल बोल सकते हैं। ठीक है, तेल हो गया हमारा, शहद हो गया इत्यादि, ये जो होंगे हमारा आयनों का निर्माण है। और कुछ ऐसे भी पदार्थ हो सकते हैं जो घुलते ही नहीं है, आयन बनाते ही नहीं, जैसे BaSO4 है, वो घुल के टूटता ही नहीं अपने आयन में। अगर आयन ही नहीं बनाएगा तो आयन नहीं बनाएगा तो विद्युत धारा कैसे प्रभावित होगी। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ कौन सी है, यहाँ पर विद्युत अपघट्य हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या होता है, विद्युत अपघट्य वो होगा जो हमारा जलीय अवस्था में, गलित अवस्था में, है ना, विलीन अवस्था में या गलित अवस्था में क्या करता है, आयनों का निर्माण करता है जिससे विद्युत धारा प्रभावित होती है, उसे हम बोलेंगे विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और जो ऐसा कार्य नहीं करेगा उसे हम बोलेंगे विद्युत अनपघट्य। अब समझो, विद्युत अपघट्य फिर से हमारे दो प्रकार के होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान ना, हमारे काम की चीज़ यहाँ पर विद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य जो होता है, विद्युत अपघट्य बेटा हमारा फिर से दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक विद्युत अपघट्य बेटा हमारा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन अपन फिर से करेंगे, दो भाग में करेंगे। ठीक है, एक होता है हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, ये क्या होता है, जलीय अवस्था में, जलीय माध्यम में पूर्ण रूप से क्या होता है, घुलनशील होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, आयनित हो जाता है। तो क्या करता है हमारा, पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, पूर्ण आयनन हो जाए, जिसका क्या होगा बेटा हमारा, पूर्ण आयनन हो जाए, यानी कि 100% क्या हो जाए, उसका आयनन हो जाए। इस प्रकार के जो हमारे पदार्थ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विद्युत, प्रबल विद्युत अपघट्य बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें उदाहरण देखो, देखो इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, यानी कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, 100% आयनाइज हो जाता है, 100% आयोनाइजेशन हो जाता है। क्लियर, चलो एग्जाम्पल देखते हो इसका। इसका एग्जाम्पल अपना होता है जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। अब ये उदाहरण आपको वैसे याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा अपने जैसे हो सकता है, अपन बात करें जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, HI, HBr आदि, ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, दूसरे प्रकार का होता है बेटा हमारे यहाँ पर, दूसरा जो होता है हमारा प्रबल क्षार होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। तो स्ट्रॉन्ग बेस बेटा अपना कौन सा होता है, जैसे बात कर सकते हो अपन NaOH। अब देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस का उदाहरण बताता हूँ आपको, एक तरीका बताता हूँ। यदि आपके लिथियम को छोड़कर, है ना, जो भी हमारी क्षारीय धातु होती है पहले समूह की, जैसे होता है अपना सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, द्वितीय समूह में अगर बात की जाए तो अपने मैग्नीशियम के बाद में मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं तो वो क्या होंगे, हमारे प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, तो प्रबल क्षार में उदाहरण देते हैं अपन, जैसे कि लिथियम को नहीं लेना है, जैसे कि NaOH ले लेंगे, KOH हो जाएगा, RbOH हो जाए, सीजियम OH हो जाए। ठीक है, इधर बात करें हम, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो गया दूसरे समूह में। ठीक है, फिर बात कर ले बेटा अपन, और देखिए इसके अंदर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो चुका है हमारा, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। क्लियर है बात, दिक्कत
फिर आते हैं बेटा हमारा लवण। लवण यानी कि सॉल्ट। अब इन्हीं धातु आयन के अगर कोई लवण है तो वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। वैसे प्रबल अम्लों प्रबल क्षार से मिलकर बने हुए जो होते हैं लवण, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो मिलकर बने हुए लवण होंगे वो अपने क्या होंगे, प्रबल द्युतिक होंगे, ठीक है। क्लियर। तो लवण में तो कोई दिक्कत आती नहीं, वैसे जनरली ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं पूर्ण रूप से। जैसे बात कर दे अपन, भले आपने दुर्बल का CH3COO ले रखा है और यहाँ पर Na है तो भी ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। लवण में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया है कि KCN लिख दिया हमने, ठीक है, KCN लिख दिया हमने। फिर जैसे बोल दिया हमने कि जैसे बात करेंगे NH4Cl हो गया। किसी प्रकार से लवण जो होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य की कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे प्रबल के उदाहरण हो गए, आपको याद रखने, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा विद्युत अपघट्य अपना कौन सा होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, हमारे जलीय अवस्था में पूर्ण रूप से क्या होंगे, आयनित नहीं होंगे। 100% आयनन इनका नहीं होता और आयनन बहुत कम मात्रा में होता है। आयनन बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। जैसे कि 100% नहीं होता, लेकिन आयनन होगा वो बहुत कम मात्रा में, 20% होगा, 8% होगा, 35% होगा, लगभग 50% से कम ही होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, अपने दुर्बल विद्युत अपघट्य हो जाएंगे, क्लियर। अब इसमें जैसे बात करेंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, CH3COOH, ठीक है, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, HCN, HCN हो गया बेटा हमारा। फिनॉल हो गया, फिनॉल भी हमारा क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अल्कोहल हो गया। अल्कोहल भी हमारा किस प्रकार का होता है, एक प्रकार का अम्ल होता है हमारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में फॉर्मिक अम्ल ले लिया अपन ने, HCOOH ले लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा H2CO3 हो गया हमारा। कार्बोनिक अम्ल जो सोडा वाटर में होता है, H2CO3 हो गया। तो दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण देखो, यहाँ पे जानना, जो उदाहरण बता रहा हूँ ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर बात करें जैसे कि दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, वीक बेस। वीक बेस में उदाहरण जैसे बात करते हैं अपन NH4OH बात कर लिए, NH4OH हो गया हमारा। कोई एमीन हो गया, ऑर्गेनिक का कोई एमीन हो गया हमारा, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा, है ना। RNH2 अगर हो जाए तो ये हमारा दुर्बल वाला में हो जाएगा। LiOH जो होता है मैंने उसको छोड़ दिया तो वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, LiOH हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। लवण इसके अंदर होते नहीं। ये आपको उदाहरण ध्यान रखने, ठीक है। यार इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी भाई, आयनन के आधार पर हमने क्या किया है, विद्युत अपघट्य को यहाँ पे क्लासीफाई किया। जिसका पूर्ण रूप से आयनन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य, और जिसका पूर्ण रूप से आयनन नहीं हो रहा है उसे हम बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बात समझ आ रही है, आया ना। चलिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। उदाहरण आपको याद रखने पड़ेंगे, जो उदाहरण है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
दिक्कत तो नहीं? वो बात करते हैं। चलो, अब इसके बाद में हमें एक नियम पढ़ना पड़ता है, हमें ओस्टवाल तनुता का नियम। ठीक है, एक नियम आता है बेटा हमारा ओस्टवाल तनुता का नियम। ठीक है, ओस्टवाल तनुता का नियम। ओस्टवाल तनुता का नियम, तनुता का नियम, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल तनुता का नियम। ठीक है, इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर। तो बात करते हम, एक होता है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा है ना, ये टूटने की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक है, थोड़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है समझना, जितना हमारा आयनन की प्रतिशत मात्रा जो होती है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अब ये होता है प्रतिशत मात्रा तो अपनी क्या होती है, परसेंट में आती है, और अगर उसी आयनन की प्रतिशत मात्रा को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आएगा, हमारा अल्फा में आ जाएगा। ठीक है, तो आयनन की मात्रा बताता है, ये क्या बताता है हमारा, आयनन की मात्रा को दर्शाता है, या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को शो करता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को शो करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, किसी में अगर आयनन प्रतिशत, किसी विद्युत अपघट्य का आयनन या वियोजन, देखो आयनन बोलते उसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। तो किसी में अगर आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा सपोज कीजिए कि 100% हो रही है, प्रतिशत में अगर हो रही है 100, तो अल्फा में उसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, अल्फा में उसको लिखना हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, मतलब इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दो, और इसको वापस अल्फा में लाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दो। अगर किसी का आयन हो रहा है हमारा 67%, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.67 आ जाएगा। किसी में आयनन की मात्रा आ रही है, जैसे हमारा 50% हो रही है, तो हम बोल देंगे क्या, 0.50 बोल देंगे। ठीक है, अगर किसी के आयनन की मात्रा सपोज कीजिए कि 25% हो रही है, तो अब आयनन की मात्रा कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर 0.25 लिख देंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो समझो, देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिशत में आयनन की मात्रा हमारी हो रही है 35% आयन हो रहा है, कितना हो रहा है, 35% आयन हो रहा है, तो बेटा अल्फा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कि यहाँ पे बोले कि हमारे प्रतिशत की मात्रा जो हो रही है आयनन की मात्रा वो कितनी हो रही है, हमारी 35% हो रही है, तो अल्फा की मात्रा यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0.35 आ जाएगी। अगर आपको बोल दिया जाए कि जैसे हमारे 6% ही क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है, तो अल्फा में उसकी मात्रा क्या होगी, इसको 0.6 कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि प्रतिशत की मात्रा जो होती है आयनन की, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी अल्फा बोलेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाएगा। दिक्कत तो नहीं आएगी यहाँ पर, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आयनन की मात्रा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना टूटेगा, किस हिसाब से। ठीक है, ये हमारा डिग्री, हमारा ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में काम आता है। अब समझना, ये वैसे बेसिकली काम जो आता है हमारा किसके लिए आता है, हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होता है ना, उसके लिए काम आता है ओस्टवाल तनुता का नियम। ठीक है, अब ये बोलता ये है कि सपोज कीजिए, ठीक है, कि हमारे पास में कोई एक ऐसा है, मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास में कोई एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है ए बी। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन होगा, जिसका पूर्ण रूप से क्या होगा, आयनन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास में कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है ए बी। ठीक है, ए बी, ये घुलने के बाद में ए प्लस आयन व बी माइनस आयन का निर्माण करता है।
ठीक है बेटा, दिक्कत तो नहीं आएगी यहाँ पर। समझ हमारी बात, कि घुलने के बाद में हमारा A+ आयन और B- आयन का निर्माण अगर कर रहा है। तो हम स्टार्टिंग बात करते हैं प्रारंभ में, इनिशियली प्रारंभ में यदि इसके पास में अगर 1 मोल है, हमने स्टार्ट किया जस्ट पानी में डाला ही है, तब हमारे A+ और B- क्या होंगे, प्रारंभ में तो 0 ही होंगे। इसके मोल यदि स्टार्टिंग में इतने हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। सही है बात। अब मान लीजिए इस साम्यावस्था पर, इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था बोल दें, क्या मान लेते हैं कि इस 1 मोल में से, है ना, या 100% से हम बात कर ले, यहाँ पर अल्फा आयन बी के ए के और अल्फा आयन बी के टूट गए। ठीक है, अल्फा इसमें क्या हो गया, आयनन हो गया। ठीक है, 50% होगा तो हम लिखेंगे 0.50 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ से अगर 1 टूटेगा तभी तो 1 बनाएगा। उदाहरण के लिए समझना कि मैं बोल दूं कि यहाँ सपोज कीजिए कि 100 थे, 100 अणु में से मान लीजिए यहाँ पर 50 क्या होगी टूट के, तो 50 A+ धनायन और 50 B- धनायन बनाएंगे, B- बनाएंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे कितना बचा हुआ, आप क्या लिखोगे सर, 100 - 50 लिखोगे, यही लिखोगे, तो ये क्या आएगा हमारा 50 आ जाएगा। तो बचा हुआ बाकी कितना रहेगा, यहाँ पर 50 रहेगा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमारे पास हमेशा ये तो होगा नहीं, तो फॉर्मूले की फॉर्म में क्या है, तो ये मैंने उदाहरण दिया है। ठीक है, तो ये जो 100 और 50 के जो है मैंने उदाहरण दे रखा है ये आपको। ठीक है, ये 100 50 ये मैंने आपको उदाहरण के हिसाब से समझाया। ठीक है, फॉर्मूले की टर्म में हमें लाना है, तो हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ से टूटा कितना, आपने 100 में से अल्फा को माइनस कर लिया तो क्या होगा, 1 - अल्फा हो जाएगा। सही बात है, तो कितना आएगा इसका, 1 - अल्फा की फॉर्म में लिखेंगे इसको। क्लियर है। अब बोल दे इसकी सांद्रता कितनी होगी, इसकी सांद्रता की फॉर्म में बताना हमें, इसको सांद्रता की फॉर्म बताइए। अब सांद्रता को मैं बताऊंगा बेटा C से, किससे दर्शाऊंगा मैं, सांद्रता बताएंगे अब हम C से दर्शाएंगे। ठीक है, तो सांद्रता दर्शाई जाएगी हमारे C से दर्शाई जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सांद्रता से गुणा कर लेंगे, तो लिखेंगे 1 - अल्फा, क्या लिखेंगे, C से गुणा करेंगे। इसमें कितना हो जाएगा, आयनन सांद्रता में C अल्फा, यानी कि हमने बोला था सक्रिय द्रव्यमान, जो बोला था हमने उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या होगा, सक्रिय द्रव्यमान की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर आपसे बोले कि बेटा इसका आयनन स्थिरांक कितना होगा, इसका आयनन स्थिरांक आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं साम्यावस्था स्थिरांक, तो उसी प्रकार से इसका भी आयनन स्थिरांक पूछा जा सकता है। वहाँ साम्यावस्था स्थिरांक था, यहाँ होगा आयनन स्थिरांक, आयनिक कांस्टेंट पूछा जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका आयनन स्थिरांक कितना है, ठीक है, आयनन स्थिरांक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, जिसको हम Kc से दर्शाते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि सर A+ का सक्रिय द्रव्यमान, B- का सक्रिय द्रव्यमान बटा क्या करेंगे, AB करेंगे। इसी प्रकार से निकाल जाता है कि जो हमारा उत्पाद की सांद्रता होती बटा क्या होगा, हमारा अभिकारक की सांद्रता आ जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ पर इसके आयनन की मात्रा कितनी है, इसकी सांद्रता कितनी है, तो ये कितनी है, C अल्फा। तो ये हो गया बेटा हमारा C अल्फा, ये हो गया हमारा C अल्फा, और ये होगा बेटा हमारा C1 - अल्फा आ जाएगा। ये हम इसका क्या निकाल रहे हैं, Kc निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको दे रखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, इसमें से हटा देंगे कि ये C है, ये C जो सांद्रता है, कोई भी मोलरता हो जाएगी, 2 मोलरता, 3 मोलरता, 0.5 मोलरता, 0.2 मोलरता, मोलरता की फॉर्म में आएगा। तो ये C से C कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो बचा हुआ हमारा क्या बचा है, देखो यहाँ पर, देखो ध्यान देना कि अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या बचा हुआ हमारे पास में, तो Kc = C अल्फा का स्क्वायर 1 - अल्फा। ये सभी के लिए यूज़ किया था ये वाला फॉर्मूला तो। ठीक है, लेकिन हम बात करें स्पेशली दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हम निकालेंगे अल्फा की मात्रा। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हमें अल्फा की मात्रा निकालनी है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि प्रबल में तो क्या होता है, 100% आयनन होता है, सभी को पता है। पता किसका नहीं रहेगा, कि दुर्बल का पता नहीं रहेगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में कितना आयनन हुआ है। तो ये मेन जो ओस्टवाल तनुता का नियम होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए काम में आता है। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बात की जाए बेटा, तो यहाँ पर ये हो गया। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है ना, तो बात की जाए यहाँ पर लिखे अपन कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए
आयनन की जो मात्रा होती है, अल्फा की जो मात्रा होती है वो 1 से बहुत कम होती है। सही बात है ना, यानी 100% इसकी मात्रा क्या आएगी, बहुत कम मात्रा आएगी। ठीक है, अब ये आयनन की मात्रा 100 से बहुत कम आती है, यानी कि हम चाहें तो अल्फा की मात्रा को यहाँ पर प्लस और माइनस में जानना है, ये रूल्स हमेशा प्लस और माइनस में लगता है। तो यहाँ पर अल्फा की मात्रा को नगण्य माना जा सकता है, यानी कि हम अल्फा को क्या मान लें, नगण्य मान लें। जिससे थोड़ा हमारा कैलकुलेशन जो है किसमें, 1 माइनस अल्फा में। तो ये 1 माइनस अल्फा में अल्फा कुछ नहीं, बराबर ही नहीं, कुछ बहुत कम मात्रा में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में इसका आयनन हो रहा है, तो बचेगा कितना बेटा हमारे यहाँ पर, ये होगा हमारा 1 हो जाएगा। तो समीकरण थोड़ा सीधा हो जाएगा हमारा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो तब हम बोलेंगे कि के सी इज इक्वल टू, तो के सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बता रहे हैं अपन। ठीक है, और निकालना मेन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य आ जाएगा। अब यहाँ बात की जाए कि अल्फा की मात्रा निकाल, क्योंकि मेन ओस्टवाल दोनों का नियम जो होता है हमारा अल्फा की मात्रा निकालने के लिए होता है। अल्फा क्या होता है, आयनन की मात्रा। अल्फा क्या होगा हमारे यहाँ पर, आयनन की मात्रा। ओस्टवाल तनुता का नियम, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए पता है कि ऑलरेडी उसका आयनन 100% हो चुका है, उसके अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। निकालना किसके लिए, दुर्बल के लिए निकालना है। ठीक है, तो उस वक्त हमारा सूत्र क्या हो जाएगा कि सी अल्फा इजिकल टू के सी होता है। तो बेटा अल्फा स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा हमारा, के सी, और सी क्या आएगा, सांद्रता। सी यहाँ पर क्या है, सांद्रता है, ध्यान रखना। सी का मतलब क्या हो गया हमारा, सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान जो भी बोलते हो, मोलरता वगैरह वो है। तो ये आएगा हमारा बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमारा अल्फा इजिकल टू कितना होगा, तो अल्फा का मान क्या होगा, अब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये आप जानते हो कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। तो के सी अंडर क्या आएगा हमारा सी। ठीक है, तो ओस्टवाल तनुता का नियम ये बोलता है कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन की जो मात्रा होती है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा। ठीक है, इस नियम को लिख देते हैं अपन, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा जिसे हम किसे बता रहे हैं, अल्फा, कितना प्रतिशत उसका आयनन हो रहा है। ठीक है, तो आयनन की मात्रा जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है उसकी सांद्रता के। किसके हो गया ये, सी क्या हो गया, सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हो गया, यदि मैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ाता हूँ, सी यानी कि क्या हो गया, हम सांद्रता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे तो आयनन की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। आयनन की मात्रा में क्या होगा, घटता जाएगा, आयनन की मात्रा कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ाओगे तो सांद्रता बढ़ाने के साथ में उसके आयनन की मात्रा कम होती जाएगी। तो इससे बेहतर है कि हम उसके आयनन, उसके सांद्रता की मात्रा क्या कर दें, कम कर दें। सांद्रता अगर कम होगी तो आयनन की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। आयनन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, एक तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं बेटा, हाँ या ना, क्या यहाँ किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, नहीं डाउट, आगे बढ़ जा। फिर इसका एक दूसरा नियम भी होता है, अल्टरनेट नियम भी होता है, उसको भी बताना है उसको। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा उसकी सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि उसके कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सांद्रता बढ़ाओगे तो आयनन की मात्रा कम होगी और सांद्रता घटाओगे तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ तक सभी को बात समझ आ रही है क्या, यस और नो, एनी डाउट? बोलो, आगे बढ़ जाए। चलिए, अब इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी हमें देखना है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है?
ओके ठीक है, ठीक है जी, देख लेते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला यूँ होता है, ध्यान रखना कि कभी भी हमारी सांद्रता जो होती है, हमें तो एक फॉर्मूला भी यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इस जो सांद्रता जो होती है हमारी, है ना, आयनन की मात्रा जो होती है वो हमारे वर्गमूल के, सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि फॉर्मूला क्या हमारा, Kc बटा C, ये हमारा आयनन स्थिरांक हो जाएगा Kc, तो ये होगी सांद्रता हो जाएगी। एक दूसरा अल्टरनेट फॉर्मूला ये होता है कि देखो क्या होता है कि सांद्रता जो होती है, सांद्रता कैसे निकालते हैं हम, कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी कि n बटा क्या होता है उसका आयतन, बटा क्या होगा उसका आयतन, यानी कि V होता है। यानी कि सांद्रता जो C होती है ना, वो हमारे क्या होती है, आयतन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयतन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि मोलों की संख्या हमारी 1 हो जाए, यदि हम क्या बोले कि यहाँ पर मोलों की संख्या बेटा हमारी हो जाए 1, तो अगर इसके मोल की संख्या, इस वाले में बात करें, यदि मोल की संख्या 1 हो तो हमारी सांद्रता इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हमारी 1/V हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं जो अल्फा जो है हमारा, है ना, वो हमारे क्या होगा कि सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हम उसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये जो होगा इसका फॉर्मूला जो होगा वो इस प्रकार से हो सकता है कि भाई हमने लिखा है √Kc बटा C, यानी कि सांद्रता होता है, ठीक है। तो ये आयनन की मात्रा जो हो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं √Kc इंटू क्या होगा V, V यानी क्या होगा, विलयन का आयतन हो जाएगा, उसका आयतन होगा, ठीक है। तो विलयन के आयतन की फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब ये हमारा जो अल्फा जो होगा, हम ये भी तो कह सकते हैं कि अल्फा की जो मात्रा होगी, अल्फा की जो बेटा हमारे यहाँ पर मात्रा होगी, वो हमारे उसके तनुता या उसके आयतन के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वॉल्यूम यानी होगा तनुता, यानी कि डायल्यूशन हो जाएगा, इसको बोले हम डायल्यूशन या तनुता कहेंगे। क्लियर है बात, तो हम आगे सभी को, ये होगा हमारा तनुता होगा या डायल्यूशन कहलाएगा। अब देखो ये नियम क्या बोलता है यहाँ पर, अब एक नियम इसमें एक नई चीज़ आ गई, क्योंकि स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये हो गया Kc, तो हमारे क्या है, नियतांक है। तो एक ओस्टवाल तनुता का नियम ये भी होता है, क्योंकि तनुता लिखा ना, यहाँ पे जो V है, V क्या है, आयतन है, यानी कि वॉल्यूम है, जिसको हम बोलते हैं तनुता, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन की फॉर्मेट में जो नियम होता है वो ये बोलता है कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, अपघट्य, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा, के आयनन की मात्रा अल्फा जो होती है, आयनन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है, के तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है, उसके की तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है भाई, कोई भी हमारा जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा, जो हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आयनन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है, वो उसके, है ना, कि वॉल्यूम यानी कि डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि तनुता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में होगा, ये तनुता जो होगा ये क्या होगा, तनुता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना हम क्या करेंगे, समझना, जितना हम विलयन को तनु करेंगे, विलयन की तनुता, विलयन की तनुता यानी कि आयतन अगर बढ़ता है तो आयनन की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। आयनन की मात्रा यानी कि अल्फा भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जितना हम उसके अंदर पानी डालते जाएंगे ना, तो पानी डालने से क्या होगा कि विलयन में जो विलायक जो होंगे उसके, है ना, धनायन और ऋणायन जो होंगे
उनके बीच में क्या होगा, पानी आ जाएगा, विलायक आ जाएगा। तो विलायक आने से उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। बात समझ आ रही है? आया ना? ठीक है, जितना हम उसमें क्या करेंगे, पानी डालते रहेंगे, तो पानी डालने से क्या होगा, बीच में उनके बीच में क्या हो जाएंगे, हमारे धनायन उनायन के बीच में विलायक आ जाएंगे, और विलायक आने से उनके बीच की क्या होगी, दूरियां बढ़ जाएगी, और जल्दी से उसका क्या हो जाएगा, आयनन हो जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा आयनन होता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे जैसे सांद्रता घटती है ना, सांद्रता घटेगी, क्या बोल रहे हैं हम, कि सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन तो क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। ठीक है, आयतन, आयतन यानी कि तनुता क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तनुता की मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, तो सांद्रता घटे, तनुता बढ़े, तो अल्फा यानी कि आयनन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, आयनन की मात्रा बढ़ेगी, है ना, यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अल्फा की मात्रा बढ़ेगी, आयनन की मात्रा बढ़ेगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, एनी डाउट स्टूडेंट? नमस्ते बेटा, एनी प्रॉब्लम? बढ़े आगे। ऑस्टवाल डाइल्यूशन का लो हो गया हमारा। ठीक है, जितना हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, उतना ही क्या होगा, उसका आयनाइजेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसका आयनन की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही है क्या? विष्णु, साक्षी, कोई दिक्कत आ रही है क्या वीडियो में? टॉपिक में कोई डाउट है क्या? फुल ध्यान रखना, ऑस्टवाल तनुता का नियम ये बोलता है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सांद्रता को घटाते हैं और आयनन की मात्रा को बढ़ाते हैं, मतलब सांद्रता को बढ़ाते हैं और तनुता बढ़ाते हैं, यानी कि आयतन बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे उसका आयनन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बेटा? हाँ साक्षी, कोई दिक्कत आ रही है क्या वीडियो में? चलो, हाँ जी। तो एक तो हो गया हमारे, ये आयनन की मात्रा हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑस्टवाल तनुता के नियम से पूछा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा जो होता है बेटा हमारे यहाँ पर, वो होता है अम्ल क्षार अवधारणा। अम्ल क्षार अवधारणा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद ना। अम्ल क्षार अवधारणा, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो अपने यहाँ पे होते हैं, अम्ल क्षार अवधारणा जो होती है, वो अपने यहाँ पे मुख्य रूप से क्या होती है, 3 अवधारणा अपने सिलेबस में होती है। ठीक है, ओके, हाँ, अम्ल क्षार अवधारणा जो होती है बेटा हमारे यहाँ पर क्या होती है, मूल रूप से 3 प्रकार की यहाँ पर अम्ल क्षार अवधारणा होती है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है बेटा हमारा, वो होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस अवधारणा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये यूँ बोलता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा, ये बोलता है कि जो हमारा अम्ल जो होता है, अम्ल यानी कि एसिड, कौन होगा, जो कि जलीय माध्यम में हमें क्या देगा, H+ आयन देगा, एक्वस सॉल्यूशन में जो हमें H+ आयन देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो जो जलीय माध्यम हमारा H+ आयन देगा, जलीय माध्यम में H+ आयन दे,
या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोनेट या गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि HCl हो गया, HCl जलीय माध्यम में क्या देता है हमें, H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है। अगर हम इसको क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ठीक है। और बात करें कि जैसे हमारा H2SO4 हो गया, ठीक है, H2SO4 जो होता है वो पूर्ण रूप से आयनन होने के बाद में हमें क्या देता है, 2H+ आयन देता है जलीय माध्यम में, एक्वस सॉल्यूशन में 2H+ आयन देता है और SO4 2- देता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एसिड हो गया। सभी के हमारे क्या होंगे, एसिड होंगे। HNO3 हो गया बेटा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा डिजोल्व होकर क्या देगा, H+ आयन और NO3- आयन हो जाएगा, ठीक है। और बात करें कि जैसे बात करें, हाँ पीएच इसी के साथ में आएगा, पीएच इसी में अभी आने वाला, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसके अंदर पीएच ही आएगा विष्णु, ठीक है। चलो हाँ, तो अगर बात कर जैसे कि CH3COOH होगा, वो हमारा क्या होगा, H+ आयन और एसिटेट आयन देगा, क्लियर है। तो जो हमारे H+ आयन को डोनेट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। दिक्कत तो नहीं आएगी, सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है, एनी डाउट? हाँ जी। तो जो भी हमारे ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो हमें क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो ये तो हो गए हमारे कौन से, एसिड हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा बेस, ठीक है। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस कौन होता है, तो बेस देख लो बेटा हमारा, जो बेस होगा यानी कि क्षार जो होगा, बेस यानी कि जो क्षार जो होता है बेटा हमारा, वो क्या करता है, जलीय माध्यम में हमें क्या देगा, OH आयन देगा। जलीय माध्यम में OH- आयन दें, गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो और वो क्या देंगे हमें, OH- आयन अगर दे देता है तो ऐसे सॉल्यूशन जो होंगे वो हमारे ऐसे जो होंगे विलन, उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें हम NaOH के बारे में, तो NaOH डिजोल्व होने का हमें क्या देता है, हमें Na+ आयन देता है एंड OH- आयन देता है, ठीक है। KOH हो जाए तो KOH हमें क्या देता है बेटा, यहाँ पर K+ आयन एंड OH- देता है। NH4OH हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा डिजोल्व करते हैं पानी में, तो क्या देता है हमें, ये NH4+ देता है, अमोनियम आयन देता है, और प्लस क्या देता है, OH- आयन देता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या होंगे, बेस हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट? तो ध्यान रखना कभी भी हमारा एसिड आरएनएस के अकॉर्डिंग, ये थ्योरी जो है हमारे, ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, बोलो, ठीक है। अब आरएनएस ने यही बोला कि हमारा क्या होता है, जो भी हमारे एसिड होते हैं वो क्या करता है, हमारा जलीय माध्यम में H+ आयन देंगे, यानी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देंगे। उन पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, उन सब्सटेंस को अपन क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। बट जो हमारे बेस जो होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या देंगे, OH- आयन देंगे। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, हम इस तरह के पदार्थ जो होंगे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, क्लियर है। एनी प्रॉब्लम? आज कोई दिक्कत आ रही है क्या? बड़े आ गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है बेटा हमारा ब्रॉन्स्टन लोरी। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रॉन्स्टेन लोरी अम्ल क्षार अवधारणा। अम्ल क्षार अवधारणा। अब देखो ब्रॉन्स्टेन लोरी के अंदर हमारा क्या आया था, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का कॉन्सेप्ट पहली बार यहाँ पे आया था। लास्ट ईयर ही जेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, और जनरली यहाँ से संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेन लोरी अम्ल क्षार जो अवधारणा है बेटा हमारी, वो हमें क्या बताता है, संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ब्रॉन्स्टेन लोरी अम्ल क्षार अवधारणा ये बोलता है कि हमारा, और हाँ यहाँ पे हमारा जो H+ आयन जो होगा, H+ आयन को हमने नाम दिया, यहाँ पर प्रोटॉन दिया गया। इन्होंने क्या बोला है, प्रोटॉन बोला है। ठीक है, क्या बोलेंगे ये, प्रोटॉन। तो जब प्रोटॉन बोला जाए तब समझ जाना कि आपको H+ आयन के बारे में बोल रहे हैं। प्रोटॉन क्यों, हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो क्या बनेगा, हमारा H+ आयन बन जाएगा। तो बचेगा क्या, उसके बाद में सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग एसिड अम्ल क्या होंगे। ठीक है, तो अम्ल की डेफिनेशन तो वही है जो पहले हमारा NH की। तो उन्होंने बोला कि प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं वो हमारे अम्ल होते हैं, यानी कि क्या होंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलेंगे। ठीक है, और जो हमारे बेस होंगे यानी कि क्षार जो होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन दाता जो होंगे, प्रोटॉन दाता यानी कि प्रोटॉन डोनर जो होंगे, उन्हें हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर जो प्रोटॉन डोनर हमारे होंगे वो क्या होंगे, हमारे बेस हो जाएंगे। बात समझ आ गई, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि आपके कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस का कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो बात करें फॉर एग्जांपल कि हमारा NH3 है, इसके पास में लोन पेयर होता है, तो ये क्या करता है, वाटर से, जल से क्या करता है, H+ आयन को ले लेता है। तो जल से H+ आयन को निकाल लेता है। लोन पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आता है इसको वहाँ पर, तो H+ आयन को गेन कर लेता है। तो H+ आयन को गेन करता है तो ये बनाता हमारा NH4+ आयन बनाता है। क्या बनाता है, NH4+ आयन बनाएगा। और दूसरी तरफ जो H2O है उसमें से एक H+ आयन चला गया तो बचेगा क्या, यहाँ पर OH- आयन बचेगा। क्या बच गया, OH- आयन। तो ब्रॉन्स्टेन लोरी के अकॉर्डिंग ध्यान देना कि इसने क्या किया, H+ आयन को लिया है, ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया। तो ये तो हमारा क्या हो गया, बेस। ये तो हमारा क्या हो गया, बेस यानी कि क्षार। और इसने क्या किया, H+ आयन को डोनेट किया है। ये देखो, इसने H+ आयन को डोनेट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एसिड। तो ये होगा हमारा एसिड, यानी कि क्या होगा, हमारा अम्ल। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस का, है ना, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का कॉन्सेप्ट आया। तो ये क्या बोलता है कि जब ये बेस यहाँ से H+ आयन ले रहा है, तो जब आप इसके इस तरफ देखते हो तो NH4+ बना है। अब ये NH4+ वापस चाहे तो इसको H+ आयन देगा, इसको H+ आयन देगा तो वापस से H2 बनाएगा, ये NH3 बना देगा। तो ये इसको वापस से क्या कर सकता है, एसिड। ये क्या कर सकता है, H+ दे सकता है। तो ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, बेस। लेकिन एक ही रिएक्शन में दो एसिड दो बेस कैसे होंगे, तो इसको एक यहाँ पे टर्म दी गई है, ये भी हमारा क्या हो गया, इसको अम्ल बोल देंगे हिंदी में, ये होगा हमारा क्षार। तो एक ही रिएक्शन में दो अम्ल दो क्षार नहीं हो सकते, तो क्या बोलेंगे, इसका एक नया नाम रखा है, ये इससे जुड़ा हुआ है ना, इस बेस से। ये बेस है, हर बेस का रिएक्शन के बाद में क्या बन रहा है, एक एसिड बनता है। हर एसिड का रिएक्शन बाद में क्या बन रहा है, एक बेस बन रहा है, जुड़ा हुआ। जुड़े हुए को बोलते हैं हम संयुग्मी, या बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे, संयुग्मी अम्ल कहेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे,
कॉन्जुगेटेड बेस कहेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, संयुग्मी क्षार बोलेंगे, संयुग्मी क्षार कह सकते हैं। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, फॉर्म आ गया। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको CA लिख दूंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बोलूँगा CA और CB से बताऊंगा, इसको बोल देंगे CA और इसको बोलेंगे CB, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस से भी क्वेश्चन पूछाते हैं। एक रिएक्शन को समझाता हूँ, देखो समझो, एक रिएक्शन को देखते हैं कि जैसे बात करें, ऑर्गेनिक में भी ये कंसेप्ट बहुत काम आता है, ठीक है, कि जैसे कि CH3 COOH को पानी में डिजोल्व कर दें, तो ये नेचर होता है, एसिडिक होता है, ये करता है क्या, ये अपने H+ आयन H2 को दे देता है, ठीक है, तो ये H2 तो बन जाता है हमारा क्या, H3O+ आयन बनेगा, तो ये अपने H+ आयन इसको दे देगा, ठीक है, H2 अपने लॉन पेयर से इसके H+ आयन को अपने ओर खींचेगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, बचा हुआ बनेगा CH3COO- होगा। एरो पे ज़्यादा ध्यान मत दो, समझ लो कौन H+ आयन आ रहा है, कौन आपका ले रहा है, कौन दे रहा है, ये इसको समझो आप, मेन कंसेप्ट इस पे ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो समझना, यहाँ पर इसने H+ आयन इसको दिया है, तो ये क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया, ये क्या हो गया, हमारा अम्ल हुआ। इसने H+ आयन को लिया, तो ये हमारा क्या हुआ, बेस हुआ, ठीक है। अब दूसरी तरफ बात करें तो ये अपने यहाँ से क्या निकाल सकता है, H+ आयन को ये ले सकता है, तो ये वापस क्या होगा, बेस होगा, लेकिन कौन सा होगा, कॉन्जुगेटेड बेस, क्योंकि ये क्या है, इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस है, यानी कि कॉन्जुगेटेड बेस का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ, संयुग्मी क्षार, है ना, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, संयुग्मी क्षार यानी कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा, ठीक है, CB का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ इसने अपने H+ आयन को दिए है ना, तो ये होगा हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा, है ना, यानी कि संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ आ रही है, एनी डाउट, कोई दिक्कत है बच्चों, हाँ या ना, बोलो। बता रही क्या, ब्राउनस्टेन लोरी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्या करता है, H+ आयन को देता है ना, H+ आयन इसको दे रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा एसिड हो जाएगा, ठीक है, तो जो H+ आयन लेगा वो क्या होगा, हमारा बेस होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर भी देख ले, तो ये H+ आयन दे रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, एसिड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, इससे जुड़े हुए होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दिए गए पदार्थों के कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस बताइए, ठीक है, ये आपसे एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछाता है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था जेट में, ठीक है। जनरली यहाँ से एक टॉपिक से, ये सिंपल टॉपिक है, ठीक है, तो अगर क्या होता है, डिफरेंस उन दोनों में बताते हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस में इनमें फ़र्क ये होता है, समझना कि बात करें कि जैसे हमारा अगर आपको बताना है, ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको पता लगाना है कि कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस, अच्छा कॉन्जुगेटेड बेस और बेस में डिफरेंस क्या है, यूँ तो ये टर्म हो गई है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस तो क्या हो, समझो ये कॉन्जुगेट बेस है, ये इस एसिड से जुड़ा हुआ है, इस एसिड का बेस है, तो हमारी बात विष्णु, ये जो होगा ये एसिड से क्या मिल रहा है हमें, कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है, और ये नॉर्मल बेस है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में आ रहा है, ठीक है, ये से जुड़ा हुआ, कॉन्जुगेट यानी वो जुड़ा हुआ है ना, कनेक्टेड हो गया। जरूरी नहीं कि हमेशा मैं इसको लिख रहा हूँ कॉन्जुगेट बेस, तो हमेशा कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये रिएक्टेंट की साइड आ जाएगा ये बेस कहलाएगा, और ये उल्टा होगा, इसी रिएक्शन में उल्टा लिख देता हूँ, तो वापस ये क्या होंगे, एसिड बेस हो जाएंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस बोलेंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है, क्लियर है, समझ लो भाई एसिड है, इस एसिड से जुड़ा हुआ जो होता है ना, एसिड का रिएक्शन के बाद में बनने वाला जो बेस होता है उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस बोल देंगे। वास्तव में
कॉन्जुगेटेड बेस यानी कॉन्जुगेटिव हुआ नहीं जुड़ा हुआ, संयुग्म में नहीं हुआ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो एसिड का रिएक्शन के बाद में बनने वाला जो बेस होता है ये भी बेस ही है, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस बोल देंगे, ठीक है। और बात यही यूँ समझ लो कि इस पदार्थ में से इसका अंदर से एक H+ आयन कम हो गया, इसमें से एक H+ आयन कम ही तो है, इसमें एक H था इसमें एक H नहीं है, ये इसका क्या हुआ कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, बात समझ आई, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, और बेस नॉर्मली हमारे रिएक्टेंट के साइड में ही है। बेस जो होता है वो रिएक्शन में कॉन्जुगेटेड एसिड देता है, टर्म्स है, ओके। चलो देख लेते हैं, समझो। अब आपको बोले जाते हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड निकालना है, कॉन्जुगेटेड बेस एंड कॉन्जुगेटेड एसिड को याद करो। मैं फिर से बताता हूँ, इसको बोलते हैं हम संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार को ज्ञात करो और संयुग्मी अम्ल को बताओ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी, एक H+ आयन जिसके पास में ज़्यादा है, किसी पदार्थ में एक H+ आयन ज़्यादा वाला हमारा क्या होगा संयुग्मी अम्ल हो जाएगा, और एक H+ आयन कम वाला हमारा क्या होगा संयुग्मी क्षार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कॉन्जुगेटेड एसिड और पदार्थ के कॉन्जुगेटेड बेस को फाइंड करना है, और यहाँ पे मैं कुछ सब्सटेंस बता रहा हूँ जैसे कि H2O। अब समझना ध्यान से कि अगर H2O में एक H+ आयन को ज़्यादा कर दें हम, अगर H2O में हम एक H+ आयन को क्या करते हैं बढ़ा दें, तो ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेटेड एसिड, तो ये होगा हमारा H3O+ आयन। देखो ये इसके कंपेरिजन में क्या, इससे एक H+ आयन ज़्यादा है ना, तो प्लस आएगा तो प्लस वापस आना भी चाहिए, अगर माइनस होगा माइनस और प्लस हो जाएगा तो वापस न्यूट्रल भी करना है, ठीक है, ये जानना है। और इसमें से एक H+ आयन को निकाल दें तो प्लस निकालने के छोड़ के क्या जाएगा माइनस छोड़ के जाएगा, तो ये बनेगा हमारा OH-। तो H2O का एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि H2O का कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा, संयुग्मी अम्ल कौन सा है, तो आप बोलोगे H2O+ आयन, जहाँ पे लिखा होगा उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। और H2O का हमारा जो संयुग्मी क्षार जो होगा कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो कौन सा है, तो OH- होगा। इस चीज़ के बारे में आपको जानना है, क्लियर है, दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो उसी प्रकार से देखो ट्राई करो कि जैसा आपसे पूछ लिया जाए कि NH3 है, ठीक है, NH3 का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या हो सकता है, तो एक H+ आयन को बढ़ाना है बेटा, क्या करेंगे हम एक H+ आयन को बढ़ा देंगे, तो इसका एक H+ आयन बढ़ेगा तो NH4+ हो जाएगा, NH4+ हो जाएगा, और एक इसमें से हम क्या करेंगे H+ आयन को कम करेंगे, तो ये क्या होगा हमारा NH2- इसका कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है, आया ना, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ कि ये PH3 जो होता है इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा था, PH3 का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, संयुग्मी अम्ल क्या होगा, PH3 का कॉन्जुगेटेड एसिड बताना है, ठीक है। और उसी प्रकार से आपको फिलहाल क्या निकालना है, सभी के कॉन्जुगेटेड एसिड बताना है एक बार, फिलहाल PH3 का बताना है आपको, ठीक है। फिर बताना बेटा आपको HCO3 का बताना है, HCO3- का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, फिर बताना बेटा आपको HSO4- का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, केवल ये बताओगे कॉन्जुगेटेड एसिड बताओगे, ठीक है। एक H+ ज़्यादा करके बता दो, देखो सीधा सा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, और एक OH- का भी किया जा सकता है, तो Ca कॉन्जुगेटेड एसिड जो PH3 का होगा हमारा क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, देखो क्या होगा PH4+, ये इसका क्या होगा कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा, है ना। एक H+ आयन बढ़ा दिया और एक H+ आयन कम करेंगे तो क्या होगा कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा, तो H+ बढ़ेगा तो प्लस भी तो बढ़ेगा, समझे कि प्लस भी बढ़ेगा, और एक हमने कम कर दिया तो PH2-, ठीक है, तो H+ यहाँ पर क्या हो गया कम हो गया, एक H+ हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया है, तो H+ को हटा दिया यहाँ पर, ठीक है, वेरी गुड, सही है, ठीक है। तो P यहाँ से हमने एक H+ को भी कम कर दिया है, तो कम कर दिया तो क्या हो गया हमारा PH2- होगा, साक्षी बना सही आंसर बेटा,
ठीक है, सबसे पहले आंसर आया तो साक्षी में आएगा। वेरी गुड। चलो उसी तरह से अगर पूछा आपसे कि अब देखो HCO3 माइनस का, HSO4 माइनस का, OH माइनस का, इनका बताओ क्या हो सकता है। ठीक है, सिर्फ कॉन्जुगेटेड एस बता दो बेटा आप, और आप कॉन्जुगेटेड बेस भी बता सकते हो तो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, NO3 माइनस का, ठीक है, HPO4 2 माइनस का। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें एक H प्लस बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। इसमें एक H प्लस, क्योंकि प्लस बढ़ाएंगे तो माइनस वाला कैंसिल होगा, ध्यान रखना। प्लस बढ़ाएंगे तो माइनस वाला क्या होगा, इसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका क्या होगा हमारा H2SO4 उदासीन हो जाएगा। OH माइनस का क्या होगा बेटा हमारा H2O बन जाएगा। NO3 माइनस में एक H प्लस NO3 माइनस बनाओ तो क्या बनेगा हमारा HNO3 हो जाएगा। HPO4 2 माइनस में अब एक H प्लस बढ़ाओगे तो माइनस भी एक ही कम होगा, दोनों कम नहीं होंगे, तो क्या बनेगा हमारा H2PO4 सिंगल माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, HCO4 प्लस नहीं, HCO4 प्लस नहीं होगा, O को प्लस थोड़ी करना है, H को प्लस करना था, H को प्लस करना था। ठीक है साक्षी, H प्लस को कम, हाँ उसी प्रकार से बेस क्या हो सकता है, कॉन्जुगेट बेस, एक H प्लस को कम करना है। एग्जाम्पल बताता हूँ वापस देखना। ठीक है, एक H प्लस कम करोगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसमें से एक H प्लस कम करके देखो तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर इसमें से एक H प्लस कम करेंगे क्या बचेगा, CO3 2 माइनस बचेगा, CO3 2 माइनस बचेगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। उसी प्रकार से बताओ HSO4 माइनस का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, संयुग्मी क्षार क्या होगा, HSO4 माइनस का, बीच में हिल गया था ये, बीच में हिल नहीं गया था, वो झाड़ू लगाने वाला आया था, उन्होंने वही बंद कर दिया। बफरिंग हो रही है, बफरिंग क्यों हो रही है? बताओ HSO4 माइनस का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, ठीक है सही है, साक्षी मिला सही है। क्या आएगा SO4 2 माइनस, इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा OH माइनस का, OH माइनस का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, बताते रहो आगे से आगे इनके कॉन्जुगेटेड बेस का बताना है आपको, फिर इसका बताना है, फिर इसका बताना है, इनके कॉन्जुगेटेड बेस संयुग्मी क्षार क्या होंगे, संयुग्मी क्षार। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है तो ध्यान रखना।
बोलो। क्या आ रहा है? चलो देखो, एक H को कम कर दो ना, H प्लस को कम कर दो, O2 माइनस आ जाएगा। एक H को कम कर दो कि O2 माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ और क्या हो सकता है? अगले वाले का देखो, NO3 वाले का बनेगा नहीं बनेगा? देखो इसका नहीं बन सकता, इसमें H प्लस ही नहीं है तो नहीं बनेगा, इसमें नहीं है तो नहीं बनेगा। इसका हम एक कम कर देंगे, इसमें से कम करना है तो क्या बनेगा? PO4 3 माइनस हो जाएगा। अब देखो आपके जेट में क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ठीक है? देखो एग्जाम में जो होता है आपको इस फॉर्मेट में पूछा जाता है यही क्वेश्चन, ठीक है? कि जैसे यहाँ पूछ लिया गया, सपोज आपसे पूछ लिया गया बेटा, जैसे हमारा HSO3 माइनस का संयुग्मी अम्ल क्या होगा? अम्ल होगा, ठीक है? ऑप्शन देता हूँ, क्या हो सकता है? ऑप्शन बता देना बेटा। H2SO4 मतलब कॉन्जुगेट एसिड, CA पूछ रहा है ये, ठीक है? H2SO4 या SO4 2 माइनस, ठीक है? या फिर H2SO3 या फिर SO3 2 माइनस कॉन्जुगेटेड। सही ऑप्शन कौन सा लिखो? एसिड ऑफ H2SO3 माइनस इस, बताओ कौन सा सही ऑप्शन है? इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। बोलिए। सही है, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा इसका? H2CO3, ठीक है? H2CO3, H2SO3, एक H प्लस आयन ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ध्यान रखना, ठीक है? एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? ठीक है? एक लुईस एसिड बेस का कंसेप्ट और है, फिर आपकी उधर एग्रोनॉमी क्लास चल रही है, ठीक है? उसको देख लेते हैं। चलो, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लास्ट कॉन्सेप्ट और है छोटा, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। लुईस अम्ल क्षार अवधारणा, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। देखो लुईस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो लुईस अम्ल कौन होता है हमारा? लुईस अम्ल, लेकिन लुईस एसिड कौन होगा? लुईस एसिड बेटा हमारा वो होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो,
इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो। दूसरी बात, जिसका ऑक्टेट यानी अष्टक अपूर्ण हो, अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला, ठीक है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि जो हमारे तीसरे ग्रुप के समूह जो होते हैं, बोरॉन फैमिली वाले जो होते हैं, जनरली वो आ जाते हैं हमारे, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि हमारा BF3 हो जाएगा, ठीक है, BCl3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। या कोई हमारा कोई धातु हो गई, जैसे ZnCl2 हो गया हमारा, ठीक है, FeCl3 हो गया हमारा, ठीक है। या एक जानना बोरिक अम्ल, स्पेशल जानना बोरिक अम्ल पूछा जाता है, तो बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा होता है हमारा लुईस बेस, ठीक है। तो लुईस बेस कौन होगा, लुईस क्षार कौन होगा, बेस कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, ठीक है। इसका अष्टक क्या होगा, पूर्ण हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है। इस तरह का हो जाएगा हमारा। अब देखो जैसे कि कौन सा होता है जिसके पास में लोन पेयर हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो हमारा, जैसे कि NH2 माइनस हो गया हमारा, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला हमारा हो जाएगा, जिसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, हमारा बेस की भांति कार्य करेगा। जैसे हम बात करेंगे NH2 माइनस हो गया हमारा, NH3 के पास में लोन पेयर होता है, अमोनिया के पास में क्या होता है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये दे सकता है हमारा, ठीक है। कभी कभी H2 भी ये कार्य कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है हमारा। कोई भी नेगेटिव वाला CH3O माइनस, ये सभी हमारे क्या होते हैं, लुईस बेस होंगे। क्लियर है बात, दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही तो नहीं आ रही है, दिक्कत तो नहीं आ रही है, बात समझ आ रही है पक्का, ठीक है। तो ये आपके अम्ल क्षार अवधारणा हो गया। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे pH कैसे ज्ञात किया, ठीक है, pH के कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। किसी भी विलयन का pH कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। खत्म करें क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है, नी डाउट।